अब हम यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र की एक और विधा, जो कि मनुष्य जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, दर्शन शास्त्र, उसके सापेक्ष जीवन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। दर्शन का प्रारंभ ही दुख से हुआ है, और दुख से पूर्ण रूप से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए, यही दर्शन विज्ञान है, जिसे दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहें तो दर्शन से अपरिमित सुख पाने की इच्छा होती है, या ये अपरिमित सुख प्राप्त करने का शास्त्र है। सुख से तात्पर्य ऐसा सुख है जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। मनुष्य जो जीवन जी रहा है, परंतु ऐसा जीवन नहीं है जिससे वो संतोष कर सके। सुख की परिकल्पना उसमें उस स्तर की नहीं है जो मनुष्य को सुख या अनुकूलता प्रदान कर सके। इसलिए भगवान महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, ईसा मसीह हो, कृष्ण हो, या याज्ञवल्क्य हो, सुकरात हो, सभी ने एक ही जिज्ञासा प्रदर्शित की कि जीवन दुख से मुक्त कैसे हो। दुख तो कोई नहीं चाहता ना, क्या चाहता है? कोई नहीं चाहता। सुख सभी चाहते हैं। अब कभी कभी यहां भी एक अंतर आ जाता है कि किसी को किसी चीज में दुख है और किसी को उसी वस्तु में दुख है, सुख है। तो और दुख सुख परावर्तित भी होते रहते हैं, परंतु कुछ भी हो, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता है। दुख मुक्ति के चिंतन के साथ ही दर्शन शास्त्र का प्रारंभ हो जाता है। दर्शन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म आदि आदि विषयों का विस्तृत विवेचना की जाती है। दर्शन शास्त्र की भांति जीव विज्ञान की विवेचना भी इसी उद्देश्य से हुई है। दोनों का लक्ष्य एक है। जीव कषायों से पीड़ित है। कषाय जो आत्मा को कसें, आत्मा को कसेंगी तो दुख प्रदान करेंगी। मुख्य कषाय 4 प्रकार की है: क्रोध, लोभ, मान, माया, फिर 9 तरह की उपकषाय और 25 उपकषाय। तो ये कषाय मनुष्य को दुख प्रदान करती। अब आवेग, आवेश, संवेग से पीड़ित होकर के व्यक्ति इन कषायों से ग्रसित होकर के दुख का अनुभव करता है। ये आवेग और संवेग व्यक्ति को दुखी बनाते हैं। जीवन विज्ञान इन दुखों से मुक्ति का उपाय ढूंढता है, उनके उपाय सुझाता है। आवेश, आवेग और संवेग पर नियंत्रण का उपाय बताता है। जीवन विज्ञान में कहा गया है, सब दुख विमोक्षम करेमी कौसगम, अर्थात सब जीव छुटकारा पाने के लिए सब प्रकार के दुखों से कायोत्सर्ग करो। सम्यक जीवन शैली, आहार, विवेक, भाषा विवेक, कार्य नियोजन आदि सारे मिलकर के जीव को दुख से मुक्त कर सकते हैं, दुख की अनुभूति से मुक्त कर सकते हैं। सब शास्त्रों का संग्राहक दर्शन शास्त्र में सब शास्त्रों का सार होता है। किसी भी धर्म का हो, उसका सार ही दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र तत्वों का, परमात्मा का दर्शन कराता है, तो जीवन विज्ञान आत्मा की चेतना का विभिन्न प्रयोगों के द्वारा आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग सुझाता है। दर्शन शास्त्र यही करता है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, जीव को दुख से मुक्त करना। हठ योग के ग्रंथों में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के सापेक्ष में हठ योग की बहुत विवेचना हुई।
पतंजलि का अष्टांग योग हो, हठ योग हो, कि मुद्रा का प्रयोग करो। मुद्रा जरा मृत्यु विनाशनम, यानी कि मुद्राओं के द्वारा बुढ़ापे को नष्ट किया जा सकता है, मृत्यु नहीं आती। जीवन विज्ञान में भी ऐसे प्रयोग हैं जिसमें जीवन को मृत्यु और बुढ़ापे से दूर रखने के अनेकों उपाय बताए गए हैं, जो कि प्रयोगों पर आधारित हैं। तात्पर्य यह है कि दर्शन का जन्म जब होता है जब व्यक्ति के अंदर जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने की लालसा हो, तब दर्शन का उपयोग हो। दर्शनम मूलम धम्मो, दर्शन धर्म का मूल है। तो इसलिए दर्शन एक महत्वपूर्ण अंग है और दर्शन शास्त्र का अध्ययन जीवन के अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दर्शन भी व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है और जीवन विज्ञान भी व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है। और जीवन विज्ञान का जन्म कब होता है? जब व्यक्ति इनसे छुटकारा पाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, क्रिया करता है। कहा ना, जीवन दर्शन मूलम धम्मो, ज्ञानम मूलम धम्मो और चरित्र खलु धम्मो। दर्शन और ज्ञान धर्म के मूल तो हैं, परंतु धर्म नहीं है। चारित्र खलु धम्मो, उसको जब क्रिया में लाया जाता है तभी धर्म की तरफ व्यक्ति निकलता है, अध्यात्म की तरफ आदमी निकलता है। उसके लिए क्रिया करनी आवश्यक है और क्रिया कैसी की जाए ये जीवन विज्ञान निरूपित करता है। अब इनमें समानताएं क्या क्या है? दर्शन शास्त्र में परमात्मा की खोज के उपाय बताता है, उसका सिद्धांत बताता है, उसका दर्शन बताता है। जीवन विज्ञान भी परमात्मा के दर्शन का उपाय बताता है। दर्शन शास्त्र भी सुख को प्राप्त करने और दुख से मुक्ति के उपायों का वर्णन करता है, उसकी खोज का वर्णन करता है। जीवन विज्ञान भी यही करता है कि दुख की मुक्ति से कैसे मुक्त पाया जाए और उसका अनुशीलन कैसे किया। दर्शन शास्त्र दुख के कारणों की खोज करता है कि दुख कहां से और कैसे प्राप्त होते। जीवन विज्ञान भी दुख के कारणों का विस्तृत विवेचना करता है कि दुख आखिर होते क्यों। दर्शन शास्त्र अनुभव पर आधारित शास्त्र है, कोई बहुत बड़ा सिद्धांत का इसमें केवल लेना देना नहीं है। अनुभव जो है उनके आधारों पर दर्शन शास्त्र है। तो वही जीवन विज्ञान भी पूर्णतः अनुभव पर आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है, उनके द्वारा निकलने वाले निष्कर्षों पर निर्धारित है, उनके द्वारा होने वाले परिवर्तनों पर निर्धारित है। अब इनमें समानताएं भी है। दर्शन शास्त्र केवल सैद्धांतिक पक्ष है, इसका क्रिया से लेना देना नहीं है। ये केवल सिद्धांत को निरूपित करता है, भाई ये ऐसा है, ये ऐसे परिभाषित है, ये ऐसे कहा गया है, इसको ऐसे समझा जा सकता है। परंतु जीवन विज्ञान प्रयोगी, वो सिद्धांत तो बताता है पर वो कैसे किए जाएंगे जो जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, ये जीवन विज्ञान बताता है। दर्शन शास्त्र पूरी तरह से तर्क पर आधारित होता है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है, जो बुद्धि की कसौटी पर कसे जा सके ऐसे तर्कों पर आधारित होता है दर्शन शास्त्र। वहीं जीवन विज्ञान तर्कों पर आधारित नहीं होता, वो अनुभूति पर आधारित होता है। बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जिनके बारे में कह पाना, विवेचना कर पाना तथ्यात्मक तो नहीं है, पर अनुभव से उनमें आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके उनको सिद्ध किया जा सकता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और विज्ञान है, वो है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र की बहुत व्याख्या भारतीय संस्कृति में तो बहुत हुए हैं। कौटिल्य, चाणक्य नीति शास्त्र के ज्ञाता माने।
उनकी नीतियां, और इसी तरह से सुकरात और विश्व के अनेक चिंतक, उन्होंने भी नीति शास्त्र की बहुत अधिक व्याख्याएं की हैं और नीति शास्त्र को एक शास्त्र के रूप में समाहित और समायोजित किया है। अब नीति शास्त्र का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं नीति शास्त्र? सद्गुण, दुर्गुण, कर्तव्य, अकर्तव्य, उचित, अनुचित, शुभ, अशुभ आदि गुणों पर जब हम विचार विमर्श करते हैं कि सच्चे गुण क्या है, अच्छे गुण क्या है, बुरे गुण क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य किस प्रकार से निभाना चाहिए या कर्तव्य कौन से नहीं होते हैं, उचित क्या है, अनुचित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जब इन गुणों पर हम चर्चा करते हैं तब हम एक नीति का निर्धारण करते हैं कि ऐसी नीति अपनाई जाए जब इन गुणों का विकास किया जा सके और अवगुणों का ह्रास किया जा सके। इसे ही नीति शास्त्र कहते हैं। नीति शास्त्र, नीति का निर्णय ही नीति शास्त्र को जन्म देता है। जो निर्णय वर्तमान में है, विलक्षण है, उसके विषय में संपूर्ण सत्य की परिभाषा ही नीति शास्त्र की परिभाषा है। सरल शब्दों में कहें तो नीति शास्त्र का अर्थ है नीति का निर्धारण करने वाला शास्त्र। क्या नीति अपनानी चाहिए, क्या साधन अपनाने चाहिए, उसका जो निर्धारण करता है उसे नीति शास्त्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो नीति या अनीति, अच्युत, उचित या अनुचित, इस पर जो विचार करता है उसे भी नीति शास्त्र कहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने कहा है कि एकांत के मनुष्य के लिए बहुत कम ऐसी बातें थी जिन्हें हम सामाजिक अर्थों में उचित या अनुचित समझ सकते हैं। जो व्यक्ति एकाकी रह रहा है उसे सामाजिक परिस्थितियों में उचित और अनुचित से उतना संबंध नहीं रहता। नैतिक या सदाचार संबंधी विचार मुख्यतः सामाजिक जीवन के साथ ही संबंध रखते हैं। भाई जहां समाज होगा वही नीति होगी। जहां व्यक्ति अकेला है वहां नीति का कोई उपयोग ही नहीं है, उसके निर्धारण करने का कोई विषय ही नहीं है। तो नीति शास्त्र मुख्यतः सामाजिक सरोकारों को एक नीति पर चलाने का शास्त्र है जिससे समता का निर्माण हो सके, जिससे जीवन पद्धति को जीने के लिए एक नीति निर्धारित की जा सके। समाज की इकाई हो, परिवार की इकाई हो, राष्ट्र की इकाई हो, देश की इकाई हो, और उसी से संस्कृति का विकास होना संभव हो सकता है। नीति या सदाचार, ये इनका प्रयोजन समाज से ही है और समाज की उन्नति उनके सदस्यों पर निर्भर है। या फिर एक नई बात हो गई, अभी हम कह रहे थे एकाकी मनुष्य के लिए नीति शास्त्र का इतना उपयोग नहीं है, परंतु समाज भी तो व्यक्ति से मिलकर बना है, इसलिए उनकी एकाकी उत्कृष्टता, उत्तमता पर भी नीति शास्त्र निर्भर है। यानी ये व्यक्ति एकाकी रूप में जिएगा तो नीति शास्त्र की उपयोगिता नहीं है, पर एक व्यक्ति जब समाज के रूप में जिएगा तो नीति शास्त्र की पूर्ण उपयोगिता प्रदर्शित होती है। किन बातों को हम निकृष्ट समझते हैं, क्यों समझते हैं, इस विषय का प्रतिपादन भी नीति शास्त्र कि क्या उत्कृष्ट है और क्या निकृष्ट है, इसकी जो विवेचना करता है वो नीति शास्त्र करता है। अब जीवन विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये मूल्य पर शिक्षा है। मूल्य का अर्थ है सद्गुण, जो व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाते हैं। सद्गुण से ही कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक होता है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है, शुभ अशुभ का विवेक इसी मूल्य के अंतर्गत आते हैं और जीवन विज्ञान इन्हीं मूल्यों का अध्ययन है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो परिभाषाएं, जो नीति निर्धारण है
उस नीति निर्धारण को जीवन विज्ञान के मूल्यों को अपना करके ही कायम किया जा सकता है, उन्नत किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। जीवन विज्ञान इन मूल्यों को जो नीति निर्धारण करती है, इनको व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इसके उपाय बताता है। नीति शास्त्र आचरण संबंधी प्रश्नों से संबंधित है और जीवन विज्ञान उन प्रश्नों का समाधान है, एक दूसरे के पूरक है। वो प्रश्न उठाता है, वो व्यवहार उठाता है, वो शास्त्र उसकी नीति बताता है, पर उस नीति को उपयोग में कैसे लाया जाए ये जीवन विज्ञान बताता है। जीवन विज्ञान नीति का ह्रास कब होता है, क्यों होता है, इसका सामाजिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन कर उसके नियंत्रण का प्रयोग भी सिखाता है। नीति शास्त्र बता देता भाई इस नीति को अपनाओगे तो ये समाज के अंदर विकृति पैदा होगी, समाज का ह्रास होगा, नैतिकता का ह्रास होगा, जीवन के मूल्यों का ह्रास होगा। बस उस ह्रास को विकास में कैसे बदला जाए ये जीवन विज्ञान के प्रयोग बताते हैं, उसका रास्ता वो सुझाते है ना। विचित्र बात कि एक बताता है और दूसरा उसे कैसे सिद्ध किया जाए इसको करता है। नीति शास्त्र दार्शनिक और धर्म गुरुओं ने जो नीति बताई है उनका ही तो संकलन है। दोनों का एक ही उद्देश्य है, दुख की संरचना को नष्ट करना, समाज को दुखों से मुक्त करना, नैतिक और मर्यादिक जीवन शैली को जीना, सांस्कृतिक उत्थान को करना, जीवन को उत्कृष्ट बनाना, समाज को उत्कृष्ट बनाना, समाज के अंदर नीतियों का निर्धारण करके उनको प्रयोगों से सिद्ध करना, ये ही दोनों विज्ञानों का लक्ष्य है। अब इनकी समानताएं हैं। नीति शास्त्र में मूल्यों का अध्ययन किया जाता है तो समाज शास्त्र में उन मूल्यों का अनुभव किया के उनको प्रमाणिक रूप से उनको शिक्षित किया जाता है। नीति शास्त्र परमात्मा की खोज में संलग्न है, परमात्मा की खोज को बताता है। जीवन शास्त्र परमात्मा की खोज तो बताता ही है, पर परमात्मा दर्शन के उपाय भी बताता है। शुभ अशुभ सद्गुण दुर्गुण की चर्चा नीति शास्त्र करता है, वो भी इनके संवेगों पर विचार करता है। जीवन विज्ञान में भी शुभ अशुभ दुर्गुण सद्गुण इन पर विचार किया जाता है। अब इसमें समानता आएगी जो हम समझ भी पा रहे हैं कि दोनों समान कैसे हैं और पृथक कैसे। सैद्धांतिक शिक्षा पद्धति है नीति शास्त्र, सिद्धांत है, नियम है, कायदे हैं, कानून है, व्यवस्था है, परंतु जीवन विज्ञान सैद्धांतिक तो है ही, उसके साथ प्रायोगिक शिक्षा पद्धति भी है। इसमें क्या है, नीति क्या है, इस प्रश्न पर विचार विमर्श होता रहता है, परंतु जीवन विज्ञान में इसमें क्या है पे तो विचार विमर्श होता ही है, पर इसे परिवर्तित कैसे किया जा सकता है इसके लिए व्यावहारिक प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो अनुप्रेक्षा हो, चाहे कायद सर्ग हो, चाहे कोई भी ध्यान पद्धति इस तरह की हो, उनसे परिवर्तन को लाने के प्रयोग करके नीति शास्त्र में जो क्या है उसका प्रतिपादन अनुभव के आधार पर करके उनके हलों की खोज की जाती। नीति शास्त्र दर्शन पर आधारित है, परंतु जीवन विज्ञान पूर्णतः विज्ञान पर आधारित। जीवन विज्ञान पूर्णतः से जो दर्शन है उसको वैज्ञानिक रूप से कैसे अनुभव किया जाए, प्रतिपादित किया जाए, परिष्कृत किया जाए, ये बात। नीति शास्त्र में आदर्शों की खोज की जाती है कि कैसी नीतियां बने जिसमें आदर्श परिस्थितियों का निर्माण हो। वहीं जीवन विज्ञान
जो आदर्श बनाए गए हैं उनको जीवन में कैसे उतारा जाए, इस कार्य को करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नीति शास्त्र सुख का विज्ञान है, दुखों से मुक्ति का विज्ञान है, मानव व्यवहार के आदर्शों की खोज का शास्त्र है। वह परम शुभ के प्रकोष्ठ में संकल्पों के शुभाशुभ का निर्णय करता है। वही जीवन विज्ञान मानव जीवन में आदर्शों को बनाए रखने के लिए अशुभ संकल्पों से छुटकारा पाने के लिए प्रायोगिक रूप से निर्दिष्ट करता है और उनके उपायों का निर्माण करता है। अब हम एक और शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि है शिक्षा शास्त्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा शिक्षा एक संस्कृत का शब्द है। जो शिक्षा विद्योपादने धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है विद्या ग्रहण करना, विद्या प्राप्त करना, इसी को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा को विभिन्न रूपों से व्याख्यात किया गया है, फिर भी शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के, जो जन्म से उसके अंदर विद्यमान है, के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योगदान देती है। और ये कह सकते हैं कि वो मनुष्य की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है, उसकी पर्सनैलिटी का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहायता देती है, वो जीवन और नागरिक के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है कि मनुष्य कैसा जीवन जिएगा। वो उसके व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तित करती है कि वो व्यक्ति समाज और देश के लिए या विश्व के लिए हानिकारक नहीं हो, वो अपना रोजगार कर सके, वो जीवन को ठीक प्रकार से जी सके, वो जीवन को एक शिक्षित रूप में जी करके समाज और देश का उत्थान कर सके। शिक्षा के इसी गुण अर्थ को प्रतिपादित करने का, उसको लाने के लिए शिक्षा शास्त्रों का निर्माण। शिक्षा शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना, सारे कर्मों को नष्ट करके, पाप और पुण्य को दूर करके आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देने का नाम ही मोक्ष है। भारतीय संस्कृति का अभीष्ट ही मोक्ष प्राप्त करना है, और इसी के लिए शिक्षा शास्त्र में अनेकों ग्रंथ मनीषियों ने लिखे। प्राचीन काल में धर्म पर बहुत जोर दिया जाता था, ताकि मनुष्य आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में जो घूम रहा है, उससे निकल करके परम शिला मोक्ष पर वर्तमान हो जाए और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करके अनंत सुख की प्राप्ति प्राप्त करे। यही लक्ष्य था और यही लक्ष्य है भी। इसीलिए भारतीय संस्कृति में चरित्र निर्माण को ही शिक्षा का उद्देश्य माना गया। परंतु आधुनिक युग में मनुष्य को निर्माण, व्यक्तिगत निर्माण के साथ साथ सामाजिक उन्नति को भी ध्यान में रखना शिक्षा का उद्देश्य बन गया। अरे भाई, मोक्ष ही प्राप्त करना नहीं है, मोक्ष से पहले भी तो एक जीवन को जीना है, समाज में जीना है, देश को जीना है। तो शिक्षा के उद्देश्य कहे गए कि बालक के विकास का समाज पर प्रभाव, क्योंकि जैसा बालक का विकास होगा, जो आज बच्चे बनेंगे, कल को वो उस देश के नागरिक बनेंगे, समाज के अंग बनेंगे, और उन्हीं के द्वारा किए गए क्रियाकलाप समाज के क्रियाकलाप होंगे। इसलिए बच्चों का विकास अगर ठीक से होगा तो समाज का विकास समय भी हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बालकों का समाजीकरण, उन्हें सामाजिक व्यवस्थाओं में रहने की आदत प्रारंभ से ही हो जानी चाहिए। समाज के प्रति कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करने का जो लक्ष्य है,
जो पद्धति है उससे उनको परिचय हो जाना चाहिए और उसमें उनका उपयोग होना शुरू हो जाना चाहिए। विद्यालय व समुदाय का क्या संबंध होगा? विद्यालय और समुदाय का विद्यालय पर, दोनों पर एक दूसरे का क्या प्रभाव होगा, इत्यादि इत्यादि। ये सब शिक्षा शास्त्र के अवयव हैं, उनके तत्व हैं। अब इसका जीवन विज्ञान से क्या संबंध है? जीवन विज्ञान भी देखा जाए तो एक सैद्धांतिक और प्रायोगिक शिक्षा पद्धति तो है। ये भी तो एक शिक्षा पद्धति है जिसका उद्देश्य शिक्षा शास्त्र से भिन्न नहीं है। जब शिक्षा शास्त्र का परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना, वहीं जीवन विज्ञान का भी प्रमुख उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाना। यही अध्यात्म का परम लक्ष्य है। शिक्षा शास्त्रियों ने जैसे कहा कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो सके, मनुष्य की मस्तिष्क की शक्ति बढ़ सके, बुद्धि का विकास हो सके, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ऐसी आजीविका को प्राप्त कर सके जिससे उसका, परिवार का और समाज का कल्याण। जीवन विज्ञान के भी 3 आयाम है कि जीवन उन्मुखी कैसे हो, जीविका उन्मुखी कैसे हो और समाजोन्मुखी कैसे हो। मतलब वो अपने जीवन के प्रति किस प्रकार से कार्य कर सके, वो अपने रोजगार से कैसे काम कर सके और समाज के बीच में रह करके कैसे काम कर सके। ये भी जीवन विज्ञान के प्रयोगों और सिद्धांतों पर आधारित नियमों से और उनके अनुपालन से संभव हो सकता है। अब यह आयाम विद्यार्थी को 3 प्रकार से समर्थ बना सकते हैं। एक व्यक्ति के रूप में जीवन विज्ञान, एक सामाजिक प्राणी के रूप में, और सम्मान पूर्ण जीविका उपार्जित करने के रूप में। अब जहां आज हम देखते हैं, विशेषकर भारतवर्ष की परिस्थिति देखते हैं, वह शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाना या जीविका पाना बन गया है। नैतिकता का, जीवन के मूल्यों का, चारित्र की उत्कृष्टता का ज्ञान उसमें नहीं दिखाई पड़ता। और यही सांस्कृतिक ह्रास के कारण है। और जीवन विज्ञान को अपना करके उस सांस्कृतिक ह्रास को उत्कृष्ट बनाने का कार्य किया जा सकता है। इसीलिए आचार्य तुलसी जी ने, महाप्रज्ञ जी ने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जीवन विज्ञान के सिद्धांतों को ला करके, जो कि जैन सिद्धांती हैं, उनके प्रयोगों के से जीवन को जीने की उस पद्धति का निर्माण किया जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में केवल जीविका कमाने के लिए शिक्षा दी गई, उसको जीवन भी जीने के लिए, समाज में भी जीने के लिए शिक्षा को उसमें सम्मिलित करके उसे पूर्णता का आकार दिया गया। प्लूटो ने कहा था कि शिक्षा का अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में नैतिकता का विकास करती हैं। यानी शिक्षा तो हो, रोजगार भी मिले, जीविका भी बने, परंतु आदर्शों के साथ, चरित्र निर्माण के साथ, कर्तव्य बोध के साथ, जीवन को समरसता के जीने के साथ, जीवन को प्रेम के साथ जीने के साथ, ना कि केवल अपना भला, स्वयं का भला, भले ही दूसरों को कितना भी कष्ट होता रहे। जीवन विज्ञान भी नैतिकता द्वारा प्रतिपादित मूल्यों पर आधारित शिक्षा है। दोनों एक ही है, लक्ष्य एक ही है। इसलिए जीवन विज्ञान और शिक्षा विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी हैं और जीवन विज्ञान भी एक तरह से शिक्षा का ही तो एक प्रकार है। जीवन विज्ञान और शिक्षा का विज्ञान एक दूसरे के सहयोगी हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है जिसमें शिक्षाविदों को सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। मनुष्य मूलतः पशु प्रवृत्ति से ग्रसित होता है, उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
जिससे कि वे अपनी भावनाओं, अभिलाषा और व्यवहारों पर अधिकार करना सीख जाए। केवल मैं अपना भरण पोषण कर लूं, मैं अपने इंद्रिय सुख के लिए चाहे जो कर लूं, ऐसा नहीं। मुझे अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश की ओर भी देखना होगा। यही शिक्षा और जीवन विज्ञान का समन्वय है। ये प्रशिक्षण जब हम प्राप्त करते हैं तो समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सकता है, और नहीं तो पशुता के भाव ही मनुष्य के अंदर विद्यमान रहेंगे। और यह प्रशिक्षण केवल शिक्षा के द्वारा ही दिया जा सकता है। और जीवन विज्ञान में यही एक नवीन शिक्षण पद्धति है जिसके द्वारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा भावनात्मक शुद्धि की ओर विशेष बल दिया जाता है और विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि भाव से ही सब कुछ द्रव्य है। पर द्रव्य उसी तरह से चलता है जिस तरह से मनुष्य के भाव होते हैं। भाव अहिंसा के तो हिंसा ही होगी, अहिंसा उसमें कदापि आ नहीं सकती, और भाव अहिंसा के तो हिंसा चाह करके भी नहीं हो सकती। तो भावनात्मक परिवर्तन के प्रयोगों का आधार जीवन विज्ञान है, और इसको सिखाने की पद्धति का नाम शिक्षा है। कितनी सुंदर बात है। इनकी समानताएं हैं। समानताएं क्या क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का चौमुखी विकास है। स्टूडेंट का हर तरह का विकास है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी विषय की विशेष योग्यता के संदर्भ में हो, परंतु उसके साथ साथ नैतिकता के, चारित्रिक उत्थान के, कर्तव्य के, और अपने जीवन को कैसे औरों के उपयोग में लाया जा सके, इसका विकास भी उसके जीवन में होना नितांत आवश्यक है। जीवन विज्ञान का भी यही उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो, उसके शरीर के, उसके सोच के, उसके कार्य के, उसके आगे जीवन के लक्ष्य के प्रत्येक रूप में, प्रत्येक देश में उसका विकास। शिक्षा शास्त्र में उसे आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं जीवन विज्ञान भी जीवनोन्मुखी है, जहां आजीविका के साथ साथ श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाए। इन समानताओं के साथ साथ कुछ असमानताएं भी हैं। वह असमानताएं क्या है कि जीवन शिक्षा शास्त्र एक सैद्धांतिक पद्धति है, एक सिलेबस है। शिक्षा में क्या होता है? सिलेबस है। आप उस सिलेबस के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। वही जीवन विज्ञान उन सिद्धांतों का प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, एप्लीकेशन है। शिक्षा वर्तमान और भविष्य का चिंतन करती है, परंतु जीवन विज्ञान वर्तमान और भविष्य के साथ इहलोक, परलोक और पुनर्जन्म और अध्यात्म का भी चिंतन करता है। कि आए हो, जन्म लिया है, या रहोगे, पर कहीं जाना भी है, और वहां जाना है तो कैसे जाना है, किस रूप में जाना है, क्या करना है, इसका भी उपयोग और वर्णन जीवन विज्ञान में किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का ज्ञान, उसकी रुचि, आदर्शों, आदतों और उसकी शक्तियों का विकास करना। वहीं जीवन विज्ञान का उद्देश्य है चित्त की निर्मलता कैसे आए, उसमें सरलता कैसे आए, उसमें ऋजुता कैसे आए। अरे आत्मा का विषय ही सरलता है, आत्मा का विषय ऋजुता है, और उस विषय को प्राप्त करने के लिए जिन प्रयोगों की आवश्यकता होती है, उस सिद्धांत के आधार पर उन प्रयोगों करने से ही आत्मा को, चित्त को निर्मलता प्राप्त होती है। तो ये दोनों के भेद भी हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। अब हम बात करते हैं, एक और शिक्षा पद्धति है मनोविज्ञान, जो कि मनुष्य के जीवन से बहुत हद तक दूर। और वर्तमान के परीक्षण में देखा जाए तो अधिकतम व्यक्ति यांत्रिक जो यंत्र है, यांत्रिक जीवन है, उस पर निर्भर होने के कारण मनोविकारों से अत्यधिक ग्रसित होते जा रहे हैं।
और जो एकाकीपन की भावना है, डिप्रेशन की भावना है, हताशा की भावना है, जीवन से निराशा की भावना है, वो पल्लवित होती जाए। तो मनोविज्ञान के संदर्भ में भी जीवन विज्ञान का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। मनोविज्ञान का इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग अर्थों के रूप में उपयोग किया गया है। मनोविज्ञान को प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान था कि आत्मा, मन और चेतना जो दिखाई नहीं देती, परंतु उसके अंदर जैसे भाव प्रदर्शित होते हैं, उन भावों का अध्ययन करना व्यवहार का विज्ञान पहले कहा जाने लगा। व्यवहार मतलब जीवन को जीना। जो भी हो, मनोवैज्ञानिक कोई सी भी परिभाषा ले ले, आखिर व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही तो है। जैसा मन होगा वैसा व्यक्ति क्रिया करेगा, ये तो बहुत ही स्पष्ट है और इसे कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से समझ सकता है। यह जीवन की मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है और मानसिक क्रियाएं मस्तिष्क मनुष्य के शरीर पर कंट्रोल करता है, ये बात हम कह चुके हैं। तो मानसिक क्रियाएं ही कंट्रोल करती है शारीरिक क्रियाओं पर, उनका अधिकार है उन पर। इसलिए मनोविज्ञान मूल क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन है और व्यापक रूप से देखें तो इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। जैसे समाज मनोविज्ञान सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है कि मनुष्य का सामाजिक व्यवहार कैसा है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व कैसा है, समाज के प्रति सामंजस्य कैसा है, समाज के प्रति उसका रूप कैसा है, उसके कार्य करने की पद्धति कैसी। दूसरा है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ये मानव मन की जटिल प्रक्रियाओं को विश्लेषित करना, जो इस कालखंड में बहुत अधिक उपयोगी है। उसके साथ है उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान। यह व्यक्ति तथा प्रजाति की उत्पत्ति का विवेचना करता है। पशु मनोविज्ञान, यह पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। किशोर मनोविज्ञान, यह किशोरों के व्यवहार का अध्ययन करता है। और बाल मनोविज्ञान, यह बालक के व्यवहार का विश्लेषण करता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, यह व्यक्ति के प्रति विभिन्न ममत्वों का, विभिन्न उसकी अवस्थाओं का अध्ययन करता है। और मनोविश्लेषण मनोविज्ञान, यह मनुष्य की विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। और अंत में प्रेरणात्मक मनोविज्ञान, जो प्रेरणा का अध्ययन करता है। और लोक मनोविज्ञान, जो लोक व्यवहार का अध्ययन करता है। विकास मनोविज्ञान, जो विकास के स्वरूप का अध्ययन करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मनोविज्ञान जीवन के लगभग हर पहलू में विद्यमान है और मनोविज्ञान के द्वारा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, जो मनुष्य अनेकों रूपों में अपने जीवन को अर्पित जीवन में रख। जीवन विज्ञान भी उपरोक्त क्षेत्र से उचित नहीं है। जीवन विज्ञान भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़ते ही हैं।